देखो यूके ट्रिपल एससी की रीजनिंग की सीरीज थी, उसमें प्रैक्टिस सेट 5 है ये। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ए बी सी डी ई 5 अलग अलग शहरों पी क्यू आर एस टी से संबंधित हैं। आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो, उनमें से हर एक अलग शहर से आता है और आगे कुछ कंडीशन दी गई है। तो पहले मैं ए बी सी डी ई, ये ठीक। अब इनमें से कुछ कंडीशन दी गए हैं, बी और सी क्यू से संबंधित नहीं है, तो बी क्यू से संबंधित नहीं है, सी भी क्यू से संबंधित नहीं है। आगे दिया गया है बी और ई पी और आर से संबंधित नहीं है, बी पी से भी संबंधित नहीं है, आर से भी संबंधित नहीं है, और ई भी पी से संबंधित नहीं है, आर से संबंधित नहीं है। ए और सी आर एस टी से संबंधित नहीं है, ए आर एस टी से संबंधित नहीं है, और सी भी आर एस टी से संबंधित नहीं है। ठीक, इसी प्रकार चौथा दे रखा है डी और ई क्यू और टी से संबंधित नहीं है, डी क्यू से संबंधित नहीं है, और ई डी क्यू और टी से संबंधित नहीं है, और ई ये भी क्यू और टी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे देखो सी और ई से मुझे कुछ मिल सकता है। क्या मिल सकता है? देखो अगर मैं यहाँ पे पी क्यू आर एस टी ये लिखता हूँ, देखो सी क्यू आर एस टी से संबंधित नहीं है, क्यू आर एस टी से संबंधित नहीं है, यानी कि पी से संबंधित होगा, और ई पी आर क्यू टी से संबंधित नहीं है, पी आर क्यू टी से संबंधित नहीं है, यानी कि एस से संबंधित होगा। ठीक, अब ए की बात करूं तो ए आर एस टी से संबंधित नहीं है, आर एस टी से संबंधित नहीं है। क्या पी और क्यू बचे? तो पी से संबंधित तो सी है, तो ए क्यू से संबंधित होगा। ठीक, फिर बी की बात करूं तो बी क्यू पी आर, क्यू पी आर से संबंधित नहीं है, तो बचे एस और टी, एस से तो ई संबंधित है, तो टी बचा, क्यू टी से संबंधित होगा। अगर मैं डी की बात करूं तो डी किससे संबंधित होगा? जो बचा, क्या बचा? आर। ठीक, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। हमने छांटना है जो सही नहीं है। तो डी आर से संबंधित है, डी आर से संबंधित है, सही है, पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया। दूसरा सी पी से संबंधित है, सी पी से संबंधित है, ये भी ठीक है। ए क्यू से संबंधित है, ये भी ठीक है। बी एस से संबंधित है, नहीं है, टी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला है, अमित एक बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दूसरे बिंदु बी तक चलता है और फिर अपनी कार से बी से ए तक लौटता है। पहले वह ए से बी तक चलता है, पैदल चलता है, और बी से ए आता है वो कार से। ठीक, इस प्रकार 6 घंटे 45 मिनट का समय लगता है, यानी कि पैदल चल रहा है, पैदल चलने में जो समय लगा और कार से जाने में जो समय लगा, ठीक है, उन दोनों का सम है 6 घंटे 45 मिनट। ठीक हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है यदि वह अपनी कार में दोनों तरफ से ड्राइव करता, यानी कि वो ए से बी कार से जाता है और बी से ए भी कार से आता है, तो उसे 2 घंटे कम समय लगते हैं। तो कार से जा रहा है ए से बी से ए भी कार से आ रहा है। अब ये मान के चल सकते हो कि दोनों बार समय सेम लगेगा, तो कार से ए से बी और कार से बी से ए तक आने में जो समय लगेगा वो समय इससे 6 घंटे 45 मिनट से 2 घंटे कम समय लगते हैं, यानी कि 2 घंटे कम समय मतलब 4 घंटे 45 मिनट। तो यानी कि अगर मैं कार से समय निकालता हूँ तो ये कार प्लस कार 2 कार, मतलब कार से जाने में जो समय लगेगा उसका दुगना हो जाएगा, ये 4 घंटे 45 मिनट। अब ये 2 इधर साइड जाएगा तो बट्टे में चले जाएगा, तो कार से जाने में समय लगेगा 2 घंटे 22.5 मिनट। ठीक, अब ये पहली वाली कंडीशन में देखो, यहाँ से पैदल का निकल जाएगा, पैदल चलने में उसे ए से बी तक कितना समय लगता, तो कार से चलने में उसे समय लग रहा है 2 घंटे 22.5 मिनट। तो पैदल चलने में कितना लगेगा? पैदल चलने में लगेगा, देखो पैदल चलने में कार वाला उधर साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 6 घंटे 45 मिनट में से मैं कम कर दूंगा 2 घंटे 22.5 मिनट।
कम कर दो। देखो 6 घंटे में 2 घंटे घटा दो, 4 घंटे आया। ठीक, और 45 मिनट में से 22.5 घटाओगे तो 22.5 ही आएगा, 22.5 मिनट। ठीक है, ये आया पैदल चलने में, एक साइड पैदल चलने में, यानी कि ए से बी तक पैदल चलने में 4 घंटे 22.5 मिनट लगते हैं। तो दोनों साइड इसने पूछा है उसे दोनों ओर चलने में कितना समय लगेगा, तो दोनों ओर चलने में कितना समय लगेगा, इसका दोगुना कर देंगे। इसका दोगुना करो, यानी कि 4 दूना 8 घंटे और 22.5 का दोगुना 45 मिनट। 4 घंटे 45 मिनट इसका, 8 घंटे 45 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो देखो कुछ कथन दिए हैं और इसका निष्कर्ष निकालना है हमें। ठीक है, कथन है सभी नोटबुक पेन है, सभी नोटबुक पेन है, सभी नोटबुक पेन है। ठीक, कुछ टेबल डेस्क हैं, कुछ टेबल डेस्क हैं, कुछ टेबल डेस्क हैं। ठीक है, सभी डेस्क टैंक हैं, सभी डेस्क टैंक हैं। और कोई पेन टेबल नहीं है, पेन और टेबल का रिलेशन नहीं है। ठीक, कुछ टैंक पेन है, कुछ टैंक पेन है, हो सकता है। देखो ये वाला जो डायग्राम है पहला वाला, ये यहाँ भी तो बन सकता है। देखो कैसे बन सकता है, इसको मैं अगर दूसरे कलर से देखूं तो ये इस टाइप से भी हो सकता है। ये पेन है और इसी में आ रखा है ये नोटबुक, ये नोटबुक। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टैंक पेन है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पहला वाला डायग्राम भी संभव है, दूसरा वाला भी। कुछ डेस्क नोटबुक है, कुछ डेस्क नोटबुक है। अब अगर कुछ डेस्क नोटबुक है, चलो इसको अभी देखते हैं। तीसरा वाला कुछ टैंक टेबल है, कुछ टैंक टेबल है, तो ये तो ठीक है, तो तीसरा वाला तो सही है। और कोई टैंक पेन नहीं है, कोई टैंक पेन नहीं है। देखो अगर पहला वाला डायग्राम संभव है तो इसके हिसाब से तो ये सही है, कोई टैंक पेन नहीं है। अगर दूसरा वाला है तो ये गलत है। और पहला वाला देखो कुछ टैंक पेन है, कुछ टैंक पेन है, दूसरे वाले के हिसाब से देखा जाए तो ये सही है, और पहले वाले के हिसाब से देखा जाए तो ये गलत है। यानी कि इन दोनों में श्योरिटी नहीं है। और अगर मैं ऑप्शन में जाता हूँ तो केवल पहला या चौथा और तीसरा अनुसरण करते हैं, तीसरा तो करता है। कुछ टैंक पेन है और कोई टैंक पेन नहीं है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर मुझे लग रहा है। ठीक, कोई डेस्क नोटबुक है, कोई डेस्क नोटबुक है, ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ये। ठीक है, तो अब ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, देखो दी गई आकृति में अधिकतम कितने त्रिभुज हैं, अब ये पूछ रहा है हमसे। अगर इस टाइप की आकृति होती है, किस टाइप की, इस टाइप की, तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं। देखो नंबरिंग करते हैं 1 2, इनको प्लस कर दो, 1 + 2 3। तो अगर ये नहीं होता, ये बीच वाली लाइन नहीं होती, तो क्या होता। देखो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो इन सबको प्लस करो, 4 3 7 7 2 9, 4 3 7 3 10 10, तो ये आ गई। ठीक, उसके बाद इसकी मैं अगर बात करूं तो इसमें कितने होंगे, 1 + 2 3, 10 + 3, यानी कि टोटल कितने हो गए 13, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो जल छवि, वाटर इमेज दिखानी है। मिरर इमेज में क्या होता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेकिन जो जल छवि यानी कि वाटर इमेज है उसमें ऊपर का नीचे होता है। राइट का राइट में ही रहेगा लेकिन ऊपर का नीचे हो जाएगा। ऊपर का नीचे कहाँ हो रहा है देखते हैं। देखो अगर मैं टी को पकड़ूं तो टी यानी कि इस टाइप का हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, इसमें है, इसमें है, इसमें, सभी में है। ठीक है, अगर मैं डी की बात करता हूँ तो डी किस टाइप का हो जाएगा, डी सेम ही रहेगा। देखो राइट का राइट ही रहेगा, ऊपर नीचे चेंज होगा बस, जो राइट में है वो राइट में ही रहेगा। यानी कि ये मुझे ठीक लग रहा है, ये गलत लग रहा है। इसमें देखो राइट का लेफ्ट हो गया,
ये मुझे सही लग रहा है और ये भी मुझे सही लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं y की बात करूं तो y कुछ इस टाइप से हो जाएगा। किस टाइप से? ये इस टाइप का ऑप्शन देखो, कहीं ऊपर का नीचे हो जाएगा ना, तो y इसमें तो सीधा है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन ऑलरेडी गलत है। ठीक, इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या हो रहा है, y उल्टा सिर्फ एक ही में, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मुझे सही लग रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, 57 खिलाड़ियों वाले एक बैडमिंटन नॉकआउट टूर्नामेंट में विजेताओं का निर्धारण करने के लिए न्यूनतम कितने मैचों की आवश्यकता है? बताओ भाई, नॉकआउट है? बिल्कुल है, नॉकआउट है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 4 टीमें हैं, 1 2 3 4। इनमें देखो नॉकआउट है, 1 और 2 का मैच मान लो, 3 और 4 का मैच मान लो। इनमें से एक जीतेगा, इनमें से एक जीतेगा, यानी कि 2 मैच तो ये हुए। उसके बाद जो जीते हैं उनमें मैच होगा, जो हार जाएगा वो बाहर, जो जीता वो विजेता। तो कितने मैच हुए? 1 2 3। तो 4 टीम थी, नॉकआउट में 3 मैच हुए विजेता के लिए। अब अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ, 1 2 3 4 5 6 टीम मान लो, इन दोनों का मैच होता है, इन दोनों का मैच होता है, इन दोनों का मैच होता है। 3 मैच ये हुए, इनमें से कोई एक टीम जीतती है, इनमें से कोई एक टीम जीतती है, इनमें से कोई एक टीम जीतती है। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, मान लो इन दोनों का मैच होता है, तो ये एक मैच हुआ, इनमें से कोई जीतेगा, उसका मैच होगा इसके साथ। ठीक, तो ये एक मैच है और जो जीतेगा वो भी जीता। तो कुल कितने मैच हुए? 3 2 5। 6 टीमें थी, 5 मैच हुए। 4 टीमें थी, 3 मैच हुए, है ना? तो 57 टीमें हैं, तो कितने मैच होंगे? 56। और अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन होता, किस टाइप का, कि 57 टीम है, लीग मैच है, LEAGUE, लीग मैच है। ठीक है, यानी कि हर एक टीम, जो बची टीम है, उनसे मैच खेलेगी, तो कुल कितने मैच संभव हैं? तो कल वाले मॉक टेस्ट में एक फॉर्मूला मैंने बताया था कॉम्बिनेशन का। क्या इसमें क्रम निर्धारित होता है? मतलब क्रम का कोई मैटर नहीं करता है, कोई भी टीम किसी से भी मैच खेल सकती है, लेकिन सभी के साथ मैच होगा एक टीम का, यानी कि पहली वाली टीम का 56 जो बच्ची हैं उन सभी के साथ मैच होगा। तो इस तरीके से कुल कितने मैच संभव हैं? तो उसके लिए मैंने बताया था कि 57 टीमें हैं, 57C, और एक मैच 2 टीमों के बीच में खेला जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 57 फैक्टोरियल बट्टे 2 फैक्टोरियल। बताया था ना, NCR का फॉर्मूला फैक्टोरियल N बट्टे फैक्टोरियल R इंटू N माइनस R का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मैं 2 फैक्टोरियल गुणा 57 में से 2 गया, 55 का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 57 गुणा 56 गुणा 55 फैक्टोरियल बट्टे 2 गुणा 1 गुणा 55 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 55 से 55, ये फैक्टोरियल 55 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 गुणा 57 गुणा 56 करेंगे तो 2 गुणा 56 कटेगा 28 बार, 28 का गुणा इसके साथ करना है, तो 28 गुणा करते हैं। देखो 28 8 सत्ते 56, 5 7 दूना 14, 8 पंजे 40, 40 और 14 54, 54 और 5 59। ठीक, 5 दूना 10, 10 5 15, लगभग 1596 मैच होंगे। ठीक है, अगर लीग मैच होता है, यानी कि एक टीम हर एक टीम से मैच खेलेगी, तो टोटल कितने मैच संभव हैं? देखो, नॉकआउट में तो जितनी भी टीम है उससे एक कम आ रहा था, ये ध्यान रखना, और लीग मैच में ये फॉर्मूला लगेगा, इसको भी ध्यान रखना, आ सकता है। देखो, अगला प्रश्न है, एक खिलौना घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। इस घन को 64 छोटे समान घनों में काटा जाता है। कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है? तो अगर किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है, इसके लिए देखो 2-3 अगर तुम्हें मैं फॉर्मूले दिखाता हूं, तो उसका ध्यान रखना। अगर किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब, ये ध्यान रखना। ठीक, n-2 का होल क्यूब, अंदर वाले होंगे जिनमें रंग नहीं हुआ होगा। ठीक, और अगर एक साइड से रंगे हुए, देखो 6 फलक होते हैं ना घन में, तो छोटे छोटे भी होंगे तो उनके भी तो 6 ही होंगे, तो उनके एक फलक पे
रंग लगा है तो ऐसे कितने घन होंगे। तो एक साइड से रंगे हुए घनों की संख्या, इसके लिए फॉर्मूला होता है 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। और दो साइड से रंगे हुए, जो दो साइड से रंगे हुए होंगे, फलक 6 होती है ना, तो 6 फलकों में से 2 फलक ऐसी होंगी जो रंगी होंगी, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 12 × n - 2। अब इसमें n क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे 64 है, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब, तो n 4 आया। अगर 27 घन होते तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो n यहाँ पे क्या होता, 3। 125 अगर घन होते छोटे छोटे तो यहाँ पे n होता 5, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि 64 छोटे घनों में काटा जाता है जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है, यानी कि अंदर वाले पूछा गया है। तो n - 2 का होल क्यूब कर देंगे, n क्या हो जाएगा, 64 की वजह से 4, 4 में से 2 कम करो, 2, 2 का क्यूब कर दो 8। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इनको भी ध्यान रख लेना, ये कहीं ना कहीं आ जाते हैं। ठीक है। और इसमें एक और ऐड कर लेना, जो 3 साइड से रंगे हुए, 3 फलकों से रंगे हुए क्यूब कितने होंगे, वो हमेशा 8 होंगे, चाहे 27 टुकड़े हों या 64 टुकड़े हों या 125, ठीक है, या 216, तो हमेशा ये 8 रहेंगे। और n कैसे निकाला जाता है ये बता दिया मैंने। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, एथलीट एशियन और इंडियन शब्द में सही संबंध दर्शाता है। ठीक है। एथलीट एशियन हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पहला वाला ऑप्शन तो गया, पहला वाला ऑप्शन कह रहा है एथलीट एशियन ही होगा और इंडियन ही होगा। जरूरी थोड़ी है, एथलीट कहीं का भी हो सकता है वर्ल्ड में, अफ्रीका का हो सकता है, यूरोप का हो सकता है, अमेरिका का हो सकता है। तो पहला वाला ऑप्शन गया। तो देखो यहाँ पे एशियन और इंडियन, अगर इंडियन होगा तो वो एशियन तो होगा ही। तो मुझे सी और डी में देखो, ये अगर इंडियन का है, इंडियन एशियन तो होगा। ठीक है, ठीक, इंडियन एशियन तो होगा, या एथलीट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ पे डी ऑप्शन क्यों गलत होगा, देखो ये इंडियन है, इंडियन एशियन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि जो एशियन है वो एथलीट होगा, इंडियन नहीं होगा। ये जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या है, इंडियन एशियन तो होगा, एथलीट भी हो सकता है, और तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट आगे चलती है, तो 1 घंटे में मिनट द्वारा तय किया गया कोण डिग्री में क्या होगा। अगर ये घड़ी सही होती तो 1 घंटे में, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में कोण बनाती 360 का। ठीक, 1 घंटे में 360 का कोण बनाती, ये पूरा कोण 360। अब लेकिन ये 5 मिनट आगे चल रही है, यानी कि ये 65 मिनट चल रही है 1 घंटे में। खराब घड़ी होगी तो 65 मिनट चल रही है, तो 65 मिनट में कितने का कोण बनाएगी ये पता करना है। तो देखो 60 मिनट में 360, ठीक, तो यहाँ से निकालेंगे 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बट्टे 60, यानी कि 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 65 मिनट में गुणा 6 कर देंगे, तो 6 पंजे 30, 6 6 36, 3 39, 390 डिग्री का कोण बनाएगी ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि 360 के बाद 30 डिग्री और बनाएगी। ठीक, तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो एक और है, देखो इनमें रिलेशन देखना है। देखो ए और डी, A9D, ए का अल्फ़ाबेटिक जो नंबर है, नंबरिंग करें तो ए पहले नंबर पे आता है, डी चौथे नंबर पे आता है। तो 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर है 9, क्या ये सही बैठ रहा है। देखो G25L, जी का होता है 7, एल का होता है 12, इन दोनों का अंतर होता है 5, उसका स्क्वायर है 25। ठीक है। TZ 36, टी कितना होता है 20, जेड होता है 26, इन दोनों का अंतर है 6, 6 का स्क्वायर 36। तो अगला क्या होगा, मतलब इनमें से देखना पड़ेगा ऑप्शन में से। देखो ई होता है 5, एफ होता है 6, इनका अंतर है 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये ऑप्शन गलत है।
u और v का देख लो, u होता है 21, v होता है 22, इन दोनों का अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये सही हो सकता है। m 2 o, m का होता है 13, o का होता है 15, इन दोनों का अंतर है 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये तो गलत हो गया। WA3, w का होता है 23, a का होता है 1, इन दोनों का अंतर है 2, 22 का स्क्वायर 3 नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, कैसे लगे बताना। कोशिश करी है कि अच्छे से समझ में आ जाए, फिर भी अगर कोई कमी नज़र आती है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।